अशोक के लाइफ में 3 स्टेज का लगा, कामाशोक, चंडाशोक और धम्माशोक। बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने से पहले का लाइफ जो उसका है, सांसारिक जीवन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, पहला स्टेज। फिर दूसरा स्टेज है कि बहुत ही चांडाल टाइप का, यानी क्रूअल टाइप का आदमी था और लोगों को बहुत बुरी तरह से सजा देता था। और तब जब इसका धम्माशोक हुआ, जब बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, तो जनरली बौद्ध धर्म में और सभी धर्मों में होता है कि किसी भी आदमी को जब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करना दिखाते हैं बड़े लोग को, तो उसके प्रीवियस लाइफ को बहुत ही क्रूअल दिखाते हैं, हिंसक दिखाते हैं, ताकि अगर उस आदमी का कन्वर्सन बौद्ध धर्म में हो तो ये दिखाया जाए कि देखिए कितना बदमाश आदमी को हम कितना शरीफ आदमी बना दिया। तो ये हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इतिहास में अशोक के जीवन के 3 स्टेज, 3 चरण कहे जाते हैं। अशोक के कई रानियों के जिक्र होता है। एक है ये असंधिमित्ता, इसकी ग्रंथों में प्रशंसा की गई है। एक थी सुरक्षा और एक थी कारुवाकी। राजकुमार तीवर की माँ थी, चौथी रानी पद्मावती थी। दिव्य बदन में इसके बारे में जिक्र है, जो दिव्य बदन किताब है, और कहा जाता है कि इसी का बेटा कुणाल था, वही युवराज बना। हालांकि फिर कहा जाता है कि यह 2 तक्षशिला गया, फिर संप्राति और दशरथ। इस किताब में संप्राति और दशरथ किसी से पैदा हुए पुत्र कहलाते हैं। हालांकि अशोक का जो आपने पीछे लिखा उसमें उत्तराधिकारी दशरथ है। इसकी 2 बेटियां थी, संमित्रा तो थी जो बौद्ध धर्म अपना के श्रीलंका चली गई, और एक थी चारुमती। चारुमती का ब्याह नेपाल के राजकुमार से कहा जाता है कि हुआ। इसका जो राज्याभिषेक है, सत्ता में आने के 4 साल बाद, जैसे महावंश किताब है, तो महावंश में कहा गया है कि सत्ता प्राप्त करने के 4 साल बाद, यानी 273 में सत्ता प्राप्त किया, तो 269 में कोरोनेशन हुआ। महावंश के अनुसार श्रीलंका में जो बौद्ध स्रोत हैं उसमें कहा गया कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के 218 साल बाद, 218 साल बाद गद्दी पर बैठा। तो कहेंगे कुछ तिथि निर्धारण में इधर उधर होता है, जो है बौद्ध धर्म में इसके कन्वर्सन के बारे में भी उसी तरह से विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि कलिंग युद्ध के पहले ही बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर गया था, और कुछ लोगों का कहना है कि कलिंग युद्ध के हिंसा को देखकर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया। इसमें 2 कथाएं हैं। इसमें है कि एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था समुद्र। उसको अशोक ने, जैसे जब चंडाशोक था अशोक, तो पाटलिपुत्र में एक यातना गृह का निर्माण करवाया हुआ था। तो जिन लोगों पर भी नाराज होता था उनको वहाँ भेजता था, और उनके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार होता था। लेकिन उसी तरह से समुद्र पर किसी कारण वो नाराज हुआ, उसको यातना गृह में भेजा। लेकिन यातना गृह से समुद्र सकुशल वापस आया, और जैसा था उसी तरह से आया। उसको देखकर अशोक बहुत प्रभावित हुआ और फिर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया। कहा जाता है कि अशोक का जो बड़ा भाई था सुमन, उसका बेटा था निग्रोध, जो अशोक जिस समय
राज्याभिषेक हुआ उसी साल वह पैदा हुआ था। वह बौद्ध भिक्षु हुआ, तो उसी से ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया। ये कथा है। तिब्बती स्रोत कहते हैं, तिब्बत के जो स्रोत हैं वो कलिंग युद्ध के पूर्व ही इसके बौद्ध धर्म में कन्वर्शन की बात करते हैं, है ना। चाहे जो भी बात हुआ हो, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ ये सभी एक मत है। वह पहले हो तब या बाद में हो तब। इसके राज्यकाल की जो पहली निश्चित घटना है जिसको इसी के आर्कियोलॉजिकल स्रोतों के द्वारा साबित किया जाता है वो है कलिंग युद्ध। 13वें रॉक एडिक्ट में कहा गया कि राज्याभिषेक के 9वें साल रेगनल ईयर, राज्याभिषेक के 9वें साल में कलिंग युद्ध हुआ। तो अगर 269 में हुआ राज्याभिषेक तो 260 अगर इंक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा तो 261। तो ज़्यादातर मानना है कि 261 में कलिंग युद्ध हुआ। और शिलालेखों का जो जारी करने का साल है 256-55 है। 256-55 से शिलालेख जारी किए जाने शुरू हुए, है ना। तो निश्चित रूप से जो अशोक के शिलालेख है कलिंग युद्ध के बाद ही जारी हुए। तो ये सारी घटनाएं जो हैं अशोक के अभिलेखों और उसके जो स्रोत हैं उसके आधार पर इतिहास में बनाया जाता है। अशोक का जो भी पर्सनल लाइफ रहा वो सब उसी तरह से रहा है। और चूँकि बौद्ध धर्म बाद में कन्वर्ट करता है तो बौद्ध धर्म के लिए समर्पित व्यक्ति रहा और बहुत सारे दान देने की बात कही जाती है। फिर उसके द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई बौद्ध विहारों के निर्माण की बात कही जाती है। और अंत समय तक वह 2 भिक्षुओं को अपना खजाना दान देते रहा। बाद में इसके लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि लोगों को लगा कि सारा खजाना बौद्ध भिक्षुओं को या अन्य लोगों को दान दे देगा। इसलिए कहा जाता है कि इसका अंतिम समय थोड़ा कष्ट में बीता। जब बूढ़ा हो गया तो इसके उत्तराधिकारियों ने इसके बहुत सारे गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यही होता है, इतना शक्तिशाली आदमी, इसका जो अंत है थोड़ा ठीक नहीं हुआ, है ना। तो एक तरह से कहे कि अशोक के जीवन का जो एकमात्र पॉलिटिकल घटना है वो है कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में, और अशोक ने कलिंग युद्ध क्यों लड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग पर अधिकार नहीं किया या युद्ध नहीं किया, बिंदुसार ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया, तो अशोक को ही करना पड़ा, है ना। उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो कलिंग का इलाका है तो कारण कई हो सकते हैं कि कलिंग एक मजबूत राज्य हो और उससे लड़ने की स्थिति में लोग न हो। अशोक का राज्याभिषेक 269 में हो गया तो 8 साल वो प्रिपरेशन में लिया होगा क्योंकि 9वें साल में आक्रमण किया। ऐसा नहीं कि सीधे राजा बना और कलिंग पर आक्रमण कर दिया। तो मजबूत होने के बावजूद 8 साल के बाद 9वें साल में कलिंग पर आक्रमण करता है। तो लगता है कि कलिंग मजबूत राज्य निश्चित रूप से रहा हो। तो राजतंत्र में 2 मजबूत राज्य को एग्जिस्ट नहीं करता, या तो कलिंग जाता नहीं तो मगध जाता। तो जो इनिशिएटिव लिया वो आगे लिया, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कलिंग दक्षिण जाने के रास्ते पर, और दक्षिण से जो व्यापार है कोई भी एक्टिविटी है
तो और कोई राजा इतना बड़ा मजबूत है और इतना अगर यह जाएगा तो इसके साथ हमेशा खतरा बना रहेगा, और नहीं तो फिर इधर से जाइए तो व्यापार में भी बाधा आएगा, आने जाने में भी बाधा होगा, और पॉलिटिकली भी इतने मजबूत राज्य को कोई एग्जिस्ट नहीं करने देता है। कैसे भारत को जब तक सभी लोग दिक्कत में रखते हैं कि हाँ भारत मजबूत ना हो, तो कोई नहीं चाहता है कि कोई पॉलिटिकल पावर इतना मजबूत हो। आज भी नहीं चाहता है, उस समय भी नहीं चाहता। तो कलिंग युद्ध के आर्थिक भी कारण रहे होंगे, राजनीतिक कारण भी, दोनों कारण कंबाइंड रहे होंगे। और जब मगध ने ऐसा समझा कि वह कलिंग को हरा सकता है तो कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध होता है तो स्वाभाविक है कि ज़्यादातर लोग मारे जाएंगे। ऐसे में कलिंग के युद्ध को देखकर अशोक ने धर्म परिवर्तन किया। ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है कि अशोक जैसा राजा, क्योंकि जो शासक होता है बहुत सारा दिखावा भी करता है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद मौर्यों के लिए नेचुरल पॉलिटिकल रीच का दायरा खत्म हो चुका था। इवन अफगानिस्तान में ही इनका विस्तार इनके बियॉन्ड नेचुरल कंट्रोल था। तो कोई भी राज्य और यह बात सिकंदर के बारे में देखने को मिला। सिकंदर जितने राज्यों को जीता वो उसके अधीन नहीं रह सका। तो स्वाभाविक है कि आगे से जीतते जाए और पीछे से वो निकलते जाए। अब यह स्थिति अशोक पहचान चुका था। इसीलिए अगर दक्षिण में यहाँ कलिंग आ ही गया यहाँ तक है, तो फिर इसने सोचा कि अब राजनीतिक विस्तार का कोई स्कोप नहीं है ना, क्योंकि मौर्यों के बाद इवन दक्षिण भारत में भी यहाँ तक किसी का भी कंट्रोल नहीं हुआ है ना, और इधर का बात तो अलग है। तो इसीलिए अशोक ने, कुछ लोग कहते हैं कि धम्म विजय की विधि अपनाई। धम्म विजय जो है इसको रियल और डिसेप्टिव दोनों माना जाता है। तृतीय बौद्ध संगति हुई और उसके बाद बहुत सारे राज्यों में दूत भेजे गए। इस सब का जो भेजा जाना है वो इस बात को साबित करता है कि अशोक अपना बौद्धिक विजय चाहता था, कि हर किसी के बौद्धिक श्रेष्ठता को भी मानते हैं तो उसके लिए संतोष हुआ कि मेरा बात माना, और मेरे बात मानने से उसको अपने को श्रेष्ठ होने का एहसास होगा। तो अब राजनीतिक विजय नहीं किया जा सकता था, और जब बौद्ध धर्म अपनाकर वह इस चीज़ को लोगों को दिखाना चाहता था कि भाई अब हिंसा नहीं करेंगे, करना था तो उतना तो कर ही दिया, तो हिंसा करने का देश को बचा ही नहीं था। बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए तो नाम भी हो गए कि भाई हम बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, तो एक पंथ द्विकाज हो गए, लोगों में रिस्पेक्ट भी हुआ। अब बताइए तो कैसा राजा है, हम बोला कि हम युद्ध नहीं लड़े। दोनों बात हो सकता है।